नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ संशोधन एक्ट पर जो सुनवाई हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस सहित 3 जजों की बेंच जो है आज मामले की सुनवाई कर रही है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो सीजीआई संजीव खन्ना साहब कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे संगठन है, 7 राज्यों की सरकारें हैं जिन्होंने नए कानून संविधान सम्मत और न्यायपूर्ण जिसको बताया है वो भी शामिल हैं इसमें। हालांकि कानून जो बनाया गया है वो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने उसको साइन किया है। इसमें राज्य सरकारों का कोई लेना देना ना होने की वजह से उनका बनता नहीं है, परंतु ये सीजीआई साहब की उस पर रहता है कि क्या उनको पार्टी बनाया जाए, उनको नोटिस दिया जाए। हालांकि आज सुबह 11 बजे तक जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, करीब 70 से ज़्यादा हैं, उन पर सुनवाई होने वाली है। अब 16 अप्रैल को, अब इसकी आज 16 अप्रैल है तो 2 बजे ये लगा हुआ है खन्ना साहब के उसमें 13वें नंबर पर। और टोटल जो है 72 के करीब याचिकाएं जो हैं लिस्ट की गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख याचिकाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं कि AIMIM के नेता जो हैं असुद्दीन अवैसी, आप विधायक जो हैं दिल्ली से ओखला से अमानतुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, ये जमायता उलेमा प्रमुख हैं। और SP के सांसद हैं जुएल रहमान बर्क, वो भी सांसद हैं। इसमें TMC सांसद महुआ मोहित्रा जो है, उनकी जो ये है वो एक अलग से कुछ विशेषता लिए हुए है। कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, केरल के जमायतुल उलेमा के हैं, RJD के सांसद मनोज झा साहब हैं, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के लोग हैं, JDU के नेता परवेज सिद्दीकी हैं, सैयद कल्बे जावाद नकवी साहब हैं। तो इसमें इनके अलावा कांग्रेस, TMC, DMK, CPI जैसी पार्टियां और दूसरे नेताओं ने भी अपनी अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिका दाखिल की है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला ये कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, अर्थात रिलीजियस है ये, और उसके कामकाज में सरकारी दखल अंदाजी गैर वाजिब है। और याचिकाओं में कहा गया है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 समानता का जो अधिकार है और 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 26 धार्मिक मामलों की जो व्यवस्था है और 29 अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है। वक्फ कानून के समर्थन में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वक्फ कानून के समर्थन में 7 राज्यों से, जिसमें मध्य प्रदेश, ये हमने बता दिया पहले आपको, कानून को व्यवहारिक, पारदर्शी और न्याय संगत बताया। कुछ आदिवासी संगठनों ने भी इसमें अपने समुदाय की रक्षा करने वाला कानून बताते हुए समर्थन व्यक्त किया है। पुराने कानून के चलते वक्फ अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीन पर भी कब्जा कर ले रहा है, ये आरोप लगाया गया है। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केविएट किया है। केविएट का अर्थ होता है कि जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनके पक्ष को भी सुना जाए, उनके पक्ष को सुने बगैर कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे दे, इसलिए ये केविएट लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है। केंद्र सरकार किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग कर रही है। चूँकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है, ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है बिना उसका पक्ष सुने कोर्ट एक तरफा आदेश ना दे। और इसमें एक लकूना भी है, वो ये कि संजीव खन्ना साहब जो हैं वो 10 मई को रिटायर होने जा रहे हैं।
कहीं वो अपने जाने से पहले एक ऐसा फैसला ना सुना दें जो ऐतिहासिक हो जाए, तो उनको भी उस फैसले को पूर्ण तौर से, मुकम्मल तौर से फैसला ना दें, उनको रोकने के लिए भी ये कैविएट लगाया गया है। तो मेरा मानना ये है कि जो इस तरह की याचिकाएं होती हैं उसमें जो जजेज होते हैं वो बहुत ही इम्पार्शल वे में काम करते हैं। इसमें 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। अब इसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो कहना है वो देश भर में मुसलमान 11 अप्रैल से वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं और 2 बजे इसकी सुनवाई है। अब जो लिस्ट कर दी गई हैं याचिकाएं, 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर कुल 70 से अधिक, करीब 72 की गई हैं। और 7 राज्यों में हमने आपको पहले बताया जैन और सिख याचिकाकर्ताओं ने भी चुनौती दी है। एक हमारे सिख लीडर हैं दया सिंह साहब, मेरे साथ भी उनकी कई बार हमने डिबेट की है उनके साथ कई बार, और बहुत समझदार और बहुत पुराने आदमी हैं। हुकम सिंह साहब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय से वो चर्चित हैं। उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लगाई है। उन्होंने कहा है कि नए कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। गैर मुस्लिम को वक्फ में दान देने से रोकना, संपत्ति पर उसके अधिकार, धार्मिक अभिव्यक्ति और आत्मा की आवाज़ को गलत तरीके से रोकना है। एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब ने वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देते एक रिट दायर की है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सरकारी भूमि और हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने की अनुमति है। ये बहुत मुश्किल बात है कि ऐसे आप हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा कर लेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे आप? यह मुसलमानों को अनुचित लाभ पहुँचाता है। ये बायस जैन साहब जो हैं ये बायस हैं, हिंदुओं के धार्मिक संपत्ति अधिकारों को खतरे में डालता है। कोई खतरे में नहीं डालता जैन साहब, आप तो हर एक में फड्डा लेते हो, आपका काम ही यही है और सब में आप याचिका करता होते हो और मुक्की खानी पड़ती है आपको, और सरकार आपको प्रश्रय भी देती है। बता दें कि सांसद से 4 अप्रैल को यह पारित हुआ। वक्फ बोर्ड संशोधन 5 तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और 8 तारीख से ये अधिनियम लागू हो गया, यानी कानून बन गया। तब से लगातार इसका विरोध हो रहा है। अब संशोधन क्या है, कानून क्या है? 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद 95 में इस कानून में बदलाव करके 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत की। इस वक्त देश में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है, अब जो कानून बन चुका है। 10 याचिकाएं और उसमें दी गई जो दलीलें हैं वो ये हैं कि जो असुद्दीन अवैसी साहब हैं, आपके विधायक हैं, और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जमायत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, और ऑल केरल जमायत उलेमा के अंजुम कादरी साहब, तैयब खान सलमानी साहब, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद फरजुल रहीम, और सांसद जो हैं आरजेडी के मनोज कुमार झा ने भी इसको कोर्ट में चुनौती दी है। पर्सनल लॉ बोर्ड 87 दिन तक इसका विरोध कर रहा है, वो सबको पता है। AIMPLB कानून के खिलाफ वक्फ अभियान चलाए हुए है जो 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलेगा। अब वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े संशोधन हुए हैं। ये हम इसको एक बार बता चुके हैं, फिर भी आपकी स्मृति के लिए इसको दोहरा देते हैं। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर होंगी, जिसका हमने स्वागत किया है। 2 गैर मुस्लिम होंगे, जिसको हमने कंडेम किया है। गोरा और आगा खानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विषय में मुसलमान खुद जो है वो मुख्तार हैं, वो खुद फैसला करे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए क्या है। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ
काउंसिल में 3 सांसदों लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 1 राज्यसभा से रखा गया है, जो कि स्वागत योग्य है। जरूरी नहीं वो मुस्लिम हो, ये मामला जो है ये गड़बड़ है। जरूरी है कि वो मुसलमान होना चाहिए, हमारा यहाँ भी ऐतराज़ है। तीनों मुसलमान सांसद होते थे पहले। वक्फ की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण जो है वो कैग व सरकार की तरफ से नियुक्तियाँ, ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेगी। साहब पहले भी सीएजी जो है विनोद राय के टाइम में बड़ा ही झमेला रहा है, सीएजी गलत रिपोर्ट देती रही है और विनोद राय ने वो काम किया जो कि सिद्ध नहीं हो पाया। कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम। ये विनोद राय साहब इतने वाहियात आदमी हैं, इनको जितना क्रिटिसाइज किया जाए, इन्होंने सीएजी की अहमियत को बिल्कुल जीरो कर दिया। कोई विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये सरकारी संस्था है। ये वैसे तो संवैधानिक संस्था है, परंतु इसके विषय में अगर कहा जाए तो ये सरकार की पिट्ठू बनकर काम करती है। जो सरकार निर्देश देती है वही ये काम करती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर अमल नहीं हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ इस मामले में, ये मेरा कहना है। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज़ के सर्वे के लिए कमिश्नर की जगह कलेक्टर को नियुक्त करेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व पे रिकॉर्ड में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसकी रिपोर्ट देनी होगी। ये भी स्वागत योग्य है। अब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसले ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में इंटरप्शन है, ये हम मानते हैं। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें और वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। साहब जो 200 साल 300 साल पुरानी 100 साल पुरानी संपत्तियां, जिनके कागज़ आपके खुद के बाप दादा परदादा के तो कागज़ है नहीं कहीं पे, आपको उनके नाम तक नहीं पता और आप वक्फ में उनको कागजात की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल एक किस्म से एक समुदाय को दबाने वाली बात है। मैं इसका विरोध भी करता हूँ और इसको मानने से इनकार भी करता हूँ। 300 400 500 साल पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके कागज़ कागज़ कहाँ से मिल जाएंगे, कागज़ कहाँ से संभलेंगे, इतने सैकड़ों वर्ष बीत गए, उसके बावजूद आप इस तरह के कानून को, अंधे कानून को बना देते हैं, तो ये आपकी कमी है, उनकी कमी नहीं है। आप अपने परदादा के परदादा का नाम तक नहीं जानते, आप अपना गोत्र तक नहीं जानते, आप इस तरह की बातें करते हैं जो शर्मनाक हैं। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। भले ही इसको लोकसभा ने, सांसद ने, राज्यसभा ने पास कर दिया हो, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया हो, परंतु विरोध का अधिकार मेरे पास भी है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मैं बात कर रहा हूँ। और वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा जो है वो धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, अब अधिकार नहीं रहेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व और दूसरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी पहले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने बताई हैं। टाइमलाइन जो है इसकी 8 अगस्त को इसको संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और उसके बाद 9 अगस्त को 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी में विरोधी पक्ष की बातें सुनी ही नहीं गई, उनको लिया ही नहीं गया, उनका संज्ञान नहीं लिया गया। आपने गुंडागर्दी से, बदमाशी से, धींगा मस्ती से आपने अपने कानून जो बदलने थे वो बदल दिए और जो बाकी लोग थे उनकी बातों को दर्ज ही नहीं किया गया, जो बहुत शर्मनाक है। इसको मैं मानता हूँ। 30 जनवरी को 25 में कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष और बिरला को रिपोर्ट सौंपी। 500 पेज की रिपोर्ट थी। सत्ता पक्ष की ओर सुझाए गए 14 बदलाव किए गए थे। वहीं विपक्ष के 44 संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया था। ध्यान रहे, सनद रहे आपको कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही विष्णु का अवतार है, बाकी सब जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, आप उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसी रिजिडिटी, ऐसा अड़ियल रुख, ऐसी बीजेपी पार्टी पहली बार देखने में आ रही है।
28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल को 2025 को ये रिजिजू साहब ने बताया कि 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रहे थे और 2 अप्रैल को ये पास भी हो गया, 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हो गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसको कानून को मंजूरी दे दी और 8 अप्रैल से ये जो है वो कानून बन गया। अब वक़्फ़ होता क्या है, थोड़ा 4 लाइनों में इसकी जानकारी देना चाहूँगा। वक़्फ़ अरबी भाषा का वक़ूफ़ा से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। 27 देशों में वक़्फ़ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड AIPF के मुताबिक कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक़्फ़ कर देना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ रुपयों की रकम हो या बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी या एक पूरी इमारत हो। अमूमन ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अब आप देखें, जो अल्लाह की संपत्ति है उसमें आप क्या क्या करने जा रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी वक़्फ़ को देने वाला इंसान वकीफ़ा कहलाता है। वकीफ़ा यह शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या अस्पताल इलाज में खर्च होगी या इसको सामाजिक काम काज में भी लाया जा सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जो इस प्रॉपर्टी को दान कर रहा है, और धर्म के अलावा और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग वक़्फ़ को सबसे पहले जो है वो दान किया गया था। ये उदाहरण माना जाता है। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती है, जो कि स्वागत योग्य है। बोर्ड काम कैसे करता है? वक़्फ़ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा है। अब कहाँ 12वीं सदी और कहाँ 2025। भारत में ज़्यादातर वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, यतीम खाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय खुले हैं। प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं और फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया, ऐसा माना जाता है। परंतु 54 में वक़्फ़ जब एक्ट बना, 1995 में संशोधन के साथ नया वक़्फ़ एक्ट बन गया। 2013 में कई बदलाव हुए, उसमें बीजेपी भी शामिल थी। बीजेपी के जो 2 मुस्लिम प्रमुख नेता हैं, शहनवाज खान, वो भी शामिल थे इसके अंदर। ये आपको सनद रहनी चाहिए कि बीजेपी ने इसके पक्ष में मत दिया था। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी धार्मिक संपत्ति वक़्फ़ बोर्ड के हिस्से आ जाती है। लगभग सभी धार्मिक धर्मस्थल वक़्फ़ बोर्ड के तहत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। मसलन ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 बना हुआ है। मौजूदा वक़्फ़ एक्ट के तहत वक़्फ़ संपत्तियों का कामकाज देखने के लिए बनी सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल भारत सरकार को वक़्फ़ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा राज्यों से 2 बोर्ड्स होते हैं, सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड और शिया वक़्फ़ बोर्ड। इन बोर्डों का चेयरमैन एक होता है, 2 राज्य सरकार तय करती है। वो होते हैं जिसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम विद्वान शामिल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ का लेखा जोखा रखने के लिए बोर्ड का एक सर्वे कमिश्नर भी होता है। सभी मेंबर्स का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकारें डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर्स को बोर्ड का CEO बनाती है। ये बोर्ड के फैसले को मंजूर करता है। ये भी थोड़ी सनद रहनी चाहिए कि वक़्फ़ के पास जो ज़मीनें हैं वो रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा हैं। इस विषय में हम पहले आपको सूचित कर चुके हैं। तो देखना आज होगा कि संजीव खन्ना साहब आज इस ऐतिहासिक फैसले में या इसकी सुनवाई में क्या करते हैं। देखने वाली बात यह है, 10 मई को वो रिटायर हो जाएंगे। क्या इन 25 दिनों में देश को एक ऐसी नायब फैसला दे के जाएंगे, या जैसे चंद्रचूड़ साहब ने जो चुनावी बॉन्ड था उसको गैर वाजिब मानते हुए, उसको इल्लीगल मानने के बावजूद भी अपनी यारी नरेंद्र मोदी के साथ निभाई, और वो गैर वाजिब पैसा, मतलब एक्सटॉर्शन का पैसा, लूट का पैसा, खसोट का पैसा, जो एक्सटॉर्शन का पैसा 6,980 करोड़ रुपए
वो उनको दे दिया कि इस लूट के पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं सीजेआई साहब जो चंद्रचूड़ जी थे उनकी इस मामले में कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने दोहरा रुख अपनाया था, अपनी यारी को निभा के चले गए इस लालच में कि उनको कहीं ना कहीं जो है वो अध्यक्ष बना दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा। तो ऐसे सीजेआई जो है वो देश के ऊपर, रिटायरमेंट के बाद कह रहा हूं, वो लानत सिद्ध हुए हैं। तो ऐसा ना हो। हमारे जो सीजेआई संजीव साहब हैं उन्होंने फैसले, कई अच्छे फैसले भी दिए हैं और हम उनके ऊपर बड़ी उम्मीद से इस बात का नज़र रखे हुए हैं कि वो जो करेंगे वो न्याय संगत होगा और देश की भलाई के लिए होगा और आने वाला वक्त जो है उनके इतिहास को याद रखेगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। हम उनके फैसले को मानने के लिए बाध्य अवश्य होंगे, परंतु क्या हम उनके साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 बजे के बाद इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आज या कल में आपको अपडेट करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। और एक प्रार्थना, आप मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।